Welcome to Sajad Shah YouTube channel. My today's lecture is about Montague-Chelmsford Reforms 1919 or the Government of India Act 1919. आज की क्लास में बात कर रहा हूँ जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, या इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान में एक कानून पास किया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से याद किया जाता है। मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इसलिए कहा जाता है कि मॉन्टेग एट दैट टाइम वाज द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, जबकि चेम्सफोर्ड वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। इन दोनों के जो रिफॉर्म्स थे, इन दोनों ने मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन वज़ा किया, इस वजह से इसको मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 कहते हैं। जैसे कि प्रीवियसली 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स था, तो ये 1919 में मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है। ये एक्ट क्या था, अगर इसका हम सबसे पहले इसका अगर प्रिम्बल समझने की कोशिश करें, द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हिंदुस्तान के अंदर एक ज़िम्मेदार हुकूमत का क़याम इस एक्ट का सबसे बुनियादी मकसद था। इस एक्ट के तहत हिंदुस्तान के अंदर डायरकी सिस्टम, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज़ अकाउंटेबल एंड अदर इज़ नॉट अकाउंटेबल। तो इस पर भी तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा इसके फ्यूचर्स देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्या फ्यूचर थे। पहला जो इसका प्रिम्बल मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में ज़िम्मेदार हुकूमत का क़याम था। इस एक्ट को रॉयल एसेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूवल मिली 23 दिसंबर 1919 को, अगले 10 साल के लिए। तो ये एक्ट 1919 से 1929 तक रहा। इसका पहला मकसद क्या था कि एनलार्जमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हिंदुस्तान के अंदर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी तादाद को बढ़ाना था। इस सिलसिले में 3 इंडियन मेंबर्स जो थे उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था। इससे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी इंडियन मेंबर्स शामिल नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर बाईकैमरल लेजिस्लेटिव को मुतहरफ करवाया गया था। Bicameral legislative parliament means a house consists of 2 houses. Like number 1 था council of state, इसको upper house भी कहते थे with 60 seats, और second 1 था legislative assembly या lower house with 145 seats. इसके अलावा increase power of assembly, असम्बलियों की जो इख्तियारात हैं उनका दायरा कार बढ़ाना था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अख्तियारात को मुनक़सिम किया जाना था। और सेपरेट इलेक्टोरेट, ये वो जिस पर 1916 में मिसाक़ लखनऊ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इत्तफ़ाक़ हो चुका था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाह रहे थे। मुस्लिम लीग का मुतालबा था जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा भी इसको आइनी तौर पर अप्रूव किया गया था। अब जो डायरकी सिस्टम था, अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, ये क्या था जी? सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू 2 सब्जेक्ट, दैट इज़ रिजर्व सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट अकाउंटेबल, इट इज़ बिलोंग टू द वाइसरायज ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस, एंड द अदर वन इज़ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट इज़ अकाउंटेबल टू द प्रोविंशियल असम्बलीज़। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर की जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जो मिनिस्टर्स थे उनको इख्तियारात दिए गए थे, जबकि ये जो रिज़र्व सब्जेक्ट था इसमें जो मरकज़ी इख्तियारात थे, जैसे मुल्क का दिफा था, मिलिट्री थी, फॉरेन अफेयर्स, ट्रेड वगैरह, ये सारे गवर्नर के पास थे, इनको सब कंट्रोल करता था गवर्नर्स, जबकि ये अकाउंटेबल भी नहीं थे। जबकि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो था ये इनको फेडरल प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स थे उनके हैंड ओवर किए गए थे, और इनमें छोटे जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, लाइक एग्रीकल्चर था, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, ये सारे डिपार्टमेंट प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को दिए गए थे, और ये सूबाई असम्बली को जवाब देते। ठीक है, अब ज़रा इनकी सीट्स पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो उस वक्त काउंसिल ऑफ स्टेट थी, अपर हाउस, इसका टेन्योर था 5 साल। 5 साल के टेन्योर के लिए इसको मुंतखब किया गया था विद 60 सीट्स। 26 इसमें जो सीटें थी वो नॉमिनेटेड थी, जबकि 34 इलेक्टेड सीट रखी गई थी।
इसी तरह 145 सीटें रखी गई थी लेजिस्लेटिव असम्बली के लिए फॉर 3 ईयर्स टर्म। इसका टर्म जो थी वो 3 साल थी। 104 सीटें जो थी वो इलेक्टेड थी, जबकि 41 जो थी वो नामज़द की गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उसके कुछ बेसिक्स जो पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने पेश किए। इसका अगर हम एनालिसिस करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ताहम ये एक्ट जो था 1919 को लागू किया गया था नेक्स्ट 10 ईयर के लिए हिंदुस्तान में।